नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो खबरों का तांता लगा हुआ था। सबसे बड़ी खबर तो अमेरिका और वेनेजुएला की ही थी जो वीकेंड के दौरान आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर डाला जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से किडनैप कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यह बड़ी खबर थी और यह समझ में आया था कि आज एकदम से जब खुलेंगे तो कच्चे तेल के बाजार पे क्या असर होगा, प्रेशियस मेटल्स पे क्या असर होगा, स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। हालांकि एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव थे। आप देखो आज निके लगभग 3% चढ़ा है, कॉस्पी 3.5% चढ़ा है, कॉस्पी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा है, लेकिन कन्विक्शन हमारे यहां पर बहुत कम थी। गिफ्ट निफ्टी भी बताया था कि 80 पॉइंट ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर भी तनाव इतना कि ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जिसका डर था वही हुआ, लेने के देने पड़ गए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। खुले तो बहुत बढ़िया थे, रिकॉर्ड स्तर भी हासिल कर लिया निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, लेकिन टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पर धड़ करते टूटते चले गए। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स में आज दबाव था, यानी कि हेवी वेट्स में मुनाफा वसूली साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। अच्छा, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी धमकी दे दी। उन्होंने बोल दिया कि या तो आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं तो फिर ज्यादा टैरिफ की तैयारी कर लो। धमकी है, हम तो ट्रेड डील की बात सुनना चाहते थे, ये तो फिर बात ऐसी कर दी। ऊपर से भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी व्यक्ति हैं। अब पहले वो तारीफ करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड डील करते हैं और ऊपर से फिर धमकियों पे धमकियां। पर इतना समझ में आया कि वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं और जो बाकी के मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके ऊपर अब अमेरिका का कब्जा हो गया है और उसका इंपैक्ट भविष्य में तो जरूर पड़ेगा। और जो ट्रंप चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। एक अलग सा वेस्टर्न रीजन में एक जोन है जिसके ऊपर अमेरिका का अधिकार है, ऐसा लग रहा है। और अब देखना होगा, ओपेक प्लस मेंबर्स की बैठक है इस हफ्ते 7 तारीख को, वहां से क्या आउटकम निकल के आता है। लेकिन आज हुआ यह कि जैसे आप ओपन हुए तो आप 26,333 के लेवल पे निफ्टी पे ओपन हुए। एक जंप आया था 26,373, ये आज तक का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी ने हासिल किया। उसके बाद टिक नहीं पाए, मुनाफा वसूली बहुत तेज गति से आ गई और हर घंटे हमने देखा कि बाजार सरेंडर कर रहा है। 26,210 ये आज के दिन का लो लगाया है निफ्टी ने और क्लोजिंग आई है 26,250 के लेवल की। 78 अंक निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज गवाए। और अगर ऊपरी स्तरों से देखोगे तो झटका ज्यादा था। निफ्टी बैंक में भी आज 60,437 का हाई लगा, जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल था, उसके बाद सरेंडर कर गया। तो हायर लेवल से देखोगे तो झटका करीब करीब 400 पॉइंट्स का है। क्लोजिंग आई है 60,044 के लेवल की। लेकिन अगर क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 106 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पे। सेंसेक्स 322 अंक हल्का होकर 85,439 के लेवल पे हो गया बंद। गिरने वाले ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में स्टॉक ज्यादा हो जाते हैं, तो 27 शेयर्स गिर गए निफ्टी के, 23 चढ़ पाए। और ब्रॉडर मार्केट्स पे भी 1943 शेयर्स गिरे हैं, उसके मुकाबले 1208 शेयर चढ़े हैं। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था नेस्ले, लगभग 0.3% ऊपर। बीएल, आज डिफेंस कंपनियों के स्टॉक सुबह ही एक्टिव हो गए थे, तो बीएल 2.5% ऊपर रहा। आइशर मोटर 2% चढ़ गया। एचयूएल और टाटा स्टील 1.5% ऊपर आ गए। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, ये दबाव बना गया मार्केट पे आज 2.25% नीचे। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, आईटी स्टॉक्स की तो जो पिटाई हुई है, 2% के आसपास, 2.25% के आसपास गिरे हैं ये। फिर ओएनजीसी भी आज 1.5% के आसपास नीचे चला गया। एफएनओ गेनर्स में पीजीईएल, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में का एक तेजी बन रही थी। पीजीएल 4.5% ऊपर रहा। फिर यूनियन बैंक बिजनेस अपडेट्स के चलते 3.5% चढ़ गया। अंबर, वोल्टास 3.25% से 3.5% ऊपर और सोलार इंडस्ट्रीज 3.25% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आ गई रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के ऊपर। ये प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज जो कि नए मेहमान है एफएनओ सेगमेंट के, और जो पिटाई हुई है, क्योंकि डाउनसाइड बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर दी बर्नस्टीन ने, डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक्स को। और प्रीमियर एनर्जीज टूट गया 7%, वारी एनर्जीज टूट गया 5.25%। फिर कमेंस, वोडा आइडिया, आईआरसीटीसी भी सरेंडर कर गए। मिड कैप गेनर्स की सूची अच्छी खासी है क्योंकि बिजनेस अपडेट्स का इंपैक्ट हो रहा है और बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स भी एकदम से चल रहे हैं। अच्छा, बिजनेस अपडेट में से सीएसबी बैंक हो गया एक, यह 16% ऊपर आ गया खुशी के मारे। फिर नेटवेब 8.25% चढ़ गया। ओला इलेक्ट्रिक पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है, आज भी 7% ज्यादा चढ़ा। पीसी ज्वेलर 7.25% ऊपर। आज ये डायग्नोस्टिक चेन से जुड़ी कंपनी भी तेज थी। मेट्रोपोलिस 6.5% चढ़ गया। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी। शोभा 6% करीब चढ़ गया। सत्तुज जल विद्युत निगम आज 5.5% चढ़ा है। मिड कैप में वी मार्ट के बिजनेस अपडेट्स आ रखे थे, ये चढ़ गया। ग्लोबल स्पिरिट्स के नतीजों से पहले की बाइंग दिखाई देती है। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा 5% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में सफायर और देवयानी, ये तो स्टॉक, सफायर तो सरेंडर ही कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, जब से ये हुआ है कि सफायर देवयानी में मर्ज हो जाएगा।
तो आज भी 7% ज्यादा करेक्ट हुआ है। देवयानी भी 5.5% टूट गया। एमएनएम फाइनेंशियल, टाइम टेक्नो, एपिग्रल, केआईओसीएल, ये सब स्टॉक्स 4% 4.5% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा धुलाई हो गई आईटी स्टॉक्स की। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, टीसीएस, इन सब में लाल निशान की क्लोजिंग है। सबसे ज्यादा टूटे हैं विप्रो, इन्फोसिस 2.25% के आसपास। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें ऑयल इंडिया, आईजीएल, एमजीएल, एटीजीएल, ओएनजीसी, रिलायंस 1% से 2% नीचे आ गए। रिलायंस ने आज दबाव डाल दिया बाजार पे। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखाई देती है। निचले स्वरों पे साफ तौर पे सेक्टोरल रोटेशन है। रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी तक नहीं चले थे और बाजार कोई ऐसे सेक्टर्स तलाश रहा है जहां पर इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट ना आए। उसमें रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें शोभा, इसके तो बिजनेस अपडेट्स ऐसे तोड़ू आ रखे हैं और इसने पूरे आज रियल एस्टेट सेक्टर का मूड, वैसे शोभा ने ही संभाला है, आज बिल्कुल बदल के रख दी चाल। तो शोभा 7% ऊपर आया। फिर प्रेस्टीज, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ 2% से 3.25% चढ़ गए। और एफएमसीजी में भी आज खरीदारी दिखाई दी, जिसमें नेस्ले, पतंजलि, मैरिको, एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग थी। डिफेंस कंपनियां चमक गई आज। एमटीआर टेक 4.25% ऊपर, डेटा पैटर्न 4.25% ऊपर, एस्ट्रा माइक्रो, बीडीएल, पारस डिफेंस 3% से 4% ऊपर, बीईएल, एचएएल जैसे स्टॉक भी 2.5% ऊपर। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स पलट गए, निचले स्टोर से खरीदारी आई, जिसमें पीजीएल, अंबर, वोल्टास, क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार सब स्टॉक्स ऊपर। सबसे तेज चला है पीजीएल और अंबर एंटरप्राइजेस 3.25% से 4.5% ऊपर। वोल्टास भी 3.25% ऊपर था। ऑटोज में चढ़ने वालों में आयशर मोटर्स, मारुति, उनो मिंडा, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हैं। लेकिन गिरने वालों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सोना कॉमस्टार, यहां पर मुनाफा वसूली थी। अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की चाल में तो फंसी गए हैं बहुत बुरी तरीके से और ये होता भी यही है। 26,200, 26,300 का ऐसा जोन है जहां पर कुछ टोटका हो रखा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करते जरूर है और टैरिफ से जुड़ी कुछ खबर आती है। फिर से धमकी दे दी भारत को कि टैरिफ बढ़ा देंगे अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। अब रिश्ते तो बहुत स्ट्रांग है भारत और अमेरिका के, लेकिन जो पिछले 1 साल में हुआ अब वो विश्वास उतना नहीं रहा है। तो पता नहीं कब क्या बोल दें और उसका एक इंपैक्ट आ जाए स्टॉक मार्केट पे। तो देखना होगा कि भारतीय सरकार अब इसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है। लेकिन दूसरा, वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा होगा, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं लगता कि आप ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी के चलते किसी के देश के राष्ट्रपति को उठा लो सोते सोते उनके बेडरूम से। तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य, मकसद कुछ और नजर आता है और वो यही कि रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल गैस जो इतने ज्यादा भंडार हैं वेनेजुएला के पास, उस पर कब्जा करना। और ये देखते हैं कि अमेरिका की रणनीति, ट्रंप की कूटनीति, ये कितना असर डालती है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पे। और आप देख रहे हो कि इस समय फिजिकल एसेट्स की डिमांड जो है वो बहुत बहुत ऊपर है। चाहे आपने पिछले साल चांदी में देखा हो और अब ये एनर्जी स्पेस और बेस मेटल्स, ये सब एकदम से फोकस में आ जाएंगे। हालांकि सब कह रहे हैं कि वेनेजुएला का ये जो पूरा एपिसोड हुआ, घटनाक्रम हुआ, इसका बड़ा असर अभी इंडियन मार्केट्स पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला ज्यादा प्रोडक्शन करता ही नहीं है। वो बिल्कुल 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे, तो उनको तो उत्पादन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। पर हुआ तो ना, ये एक देश के जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, उसके ऊपर कब्जा करना ही बहुत बड़ी बात थी। अब वहां जब नई सरकार आएगी, पहले तो ट्रंप बोल रहे हैं हम चलाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे इसको टैकल करना है इशू को और कैसे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है और ये सब। तो देखना होगा कि आने वाले समय के लिए कैसे पैन आउट होते हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन किसी के लिए भी ठीक नहीं। जब अमेरिका कर सकता है वेनेजुएला के साथ, तो फिर चाइना कर सकता है ताइवान के साथ, रशिया कर सकता है यूक्रेन के साथ, तो सब भिड़े पड़े हैं आपस में। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रॉफिट्स को संभालना है और ट्रेड करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो थोड़ा संभल के। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ऊपर से धमकी और दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को। बाजार में सीमित रेंज में कामकाज होगा ऐसा लग रहा है। वीकली एक्सपायरी के चलते ऑप्शंस राइटर्स डोमिनेट करेंगे। इस समय बड़ी तेजी को बाजार तैयार भी नहीं है। और ये भी समझिए कि अगर फाइनेंशियल्स ना चले, बैंक्स ना चले, आईटी ना चला, तो इंडेक्स को ऊपर ले जाएगा कौन? इंडेक्स मैनेज होगा, कुछ नए सेक्टर सामने निकल के आएंगे और ये एनर्जी से और एफएमसीजी से और फार्मा से और रियल्टी का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इनसे नहीं चलता है बाजार। तो मतलब बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी ट्रेडर्स की और इंडेक्स थोड़ा फंसा फंसा रहेगा। मोटा मोटा 26,150, 26,350 के दायरे में अभी तो, और यहीं पर ही पोजीशंस बन रखी हैं, तो इसी दायरे में थोड़ा सिमट के रह जाएंगे। इंडेक्स मैनेज होगा। कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स का बड़ा असर होगा, ये भी बात समझ में आती है। और 7 जनवरी को भारत में FY26 के जीडीपी आंकड़ों का भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब उस दिन आएंगे तो उसके अगले दिन। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस समय सिचुएशन ऐसी है कि अगर रेंज में भी रह गए ना, तब भी इस पूरे घटनाक्रम को पार करना जरूरी है। और आपको पता ही है बजट से पहले वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो अभी तो आप ये देखो कि निफ्टी के सपोर्ट लेवल 26,200, 26,150 के रखे और रेजिस्टेंस लेवल 26,320,
26,360 और 26,410 इसी रेंज पे कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और ये जो भी खबर आएगी वेनेजुएला से लेकर किसी और कंट्री, कोई और किसी से ना भिड़ जाए, बस इसी की उम्मीद है। अभी तो साल शुरू ही हुआ है, 2026 के शुरू में ऐसा झटका लग गया। तो अभी तक तो बाजार ठीक नजर आ रहा है, लेकिन कॉशियस रहिए, अपने कंट्रोल में रखिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाजार का ये फेज भी पार हो जाएगा।